हेलो रॉक स्टार्स, क्या हाल चाल? तो बढ़िया होंगे, शानदार मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद है पढ़ेंगे भैया अच्छे से। और हमारा जो चैप्टर है जनन एवं समष्टि, जीव एवं समष्टि, भैया इतना आईएमपी चैप्टर नहीं है, तो टेंशन तो बिल्कुल उसमें से लेना नहीं है। अगर आ सकते हैं तो बहुत से बहुत ऑब्जेक्टिव आएंगे, बहुत से बहुत। ठीक है, हाँ। तो हमारा अगला लेसन है भैया पारितंत्र। क्या भैया हमारा अगला चैप्टर कौन सा भैया? पारितंत्र है। अब भाई पढ़ना तो हमें पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद कल देख रहा था तो मुझे कुछ भी आईएमपी लगा ही नहीं सर। तो मैं कैसे करवा दूं आपको, बताइए आप। अब भैया पारितंत्र के घटकों के नाम लिखना है हमें। तो हमें एक चीज पता है, हमें क्या पता है? एक चीज पता है, पारितंत्र क्या है, अरे इकोसिस्टम क्या है। भाई देखो, हमारे पास दो चीजें हैं। मान लो हम बोल रहे हैं, जैसे मैं आज बहुत बेहतर समझाऊंगी इस बात को मैं आपको। तो मान लीजिए भैया ये मनुष्य है, इसको उतारना नहीं है पेपर कॉपी में, ये मनुष्य है और ये भैया पेड़ पौधे हैं। मैं समझा रहा हूँ, बस सिर्फ समझाने का पर्पज है मेरा। बाकी आपको रटवाने का कोई भी टॉपिक मेरे पास नहीं है। एक मिनट आप रुक सकते हैं प्लीज, 1 मिनट स्टॉप। तो भैया मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे हो गए। चल बात सही बात है, मैं थोड़ी चप्पल पहनने चला गया था, वो बहुत दिक्कत है यहाँ। दिक्कत ऐसी है कि जो फर्श होता है उससे पाँव पर असर पड़ता है, जहाँ से खड़े नहीं होना चाहिए। चाय पियेंगे आप? नहीं पियेंगे आप तो रहना दीजिए। चाय पियेंगे आप? हम तो बहुत शौकीन है सर चाय के, बहुत शौकीन है सर। तो मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए सर, भाई बात सही बात है। अब मान लो भैया मनुष्य क्या करेगा, ये मार्कर में से इतनी खतरनाक इंक कैसे निकल रही सर? सर ने बहुत ज्यादा इंक डाल दी यार, सूखने में टाइम लगेगा उसको। मनुष्य करता है सर, CO2 छोड़ता है और ऑक्सीजन अपने अंदर लेता है। क्या कहता भैया? CO2 छोड़ता है और ऑक्सीजन अपने अंदर लेता है। फिर यह पेड़ पौधे क्या करते हैं सर? CO2 अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इन्होंने क्या करा? छोड़ना और ये लेना। अब हमें एक बात पता है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दोनों क्या नहीं कर सकते? दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। CO2 तो भैया आपकी फैक्ट्रिया भी छोड़ती है, कार्बन का एमिशन होता है। पर ऐसा नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती है, हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती है। अब भैया हम देख रहे हैं दिनों दिन दिने दिन दिने दिन दिने दिन क्या होता है सर? मनुष्य की संख्या बढ़ रही है। सही बात है, मनुष्य की संख्या क्या कर रही है सर? बढ़ रही है। परंतु हम देख रहे हैं दिने दिन दिने दिन दिने दिन दिने दिन मतलब दिन, डे बाय डे क्या हो रही है? पेड़ पौधों की संख्या घट रही है। अब घट रही है तो भैया जो हम मनुष्य है तो हम CO2 तो लगातार छोड़ रहे हैं। तो अगर मनुष्य की संख्या बढ़ेगी तो CO2 की संख्या बढ़ेगी। पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं सर? ऑक्सीजन तो छोड़ रहे हैं पर CO2 को अपने अंदर उतनी मात्रा में ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं जितनी उनकी संख्या के हिसाब से, मतलब कम मात्रा में है तो कम मात्रा में इसको ग्रहण कर पाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है सर? CO2 एक गर्म गैस है जो आसपास के वातावरण को हमें गर्म कर देती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्दियों में, गर्मियों में, बारिश में क्या होता है सर? अक्सर तापमान बढ़ जाता है। वो इसी कारण होता है भैया कि CO2 जो है बहुत अधिक मात्रा में आसपास हमारे उसमें फैल गई है वातावरण में। इसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं भैया इसको? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ना। क्या कहना भैया? पृथ्वी का तापमान बढ़ना। अब भैया मान लो क्या हुआ सर? अब थोड़ा असली डेफिनेशन पढ़े किसकी? इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम मतलब पारितंत्र। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है सर? पारितंत्र होता है। बिल्कुल आप सबको याद होगा, बहुत बेहतर तरीके से आपको याद होगा। अब भाई पारितंत्र में बहुत सारी चीजें होती है। हम मनुष्य भी होते हैं, जीव जंतु मतलब भैया
शेर, घास भी हो सकती है सर, फसल भी हो सकती है। घास के बाद कौन आ भैया आपका, फसल में आ जाता है घास, है ना। और आपका कौन भैया, सूर्य, और भूमि। ये सब किसके, सब किस में आते हैं सर, आपके पारितंत्र में। अगर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, मान लो भैया सूर्य नहीं होगा तो पेड़ पौधों में भोजन नहीं बनेगा, शेर नहीं होगा तो भैया छोटे छोटे जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी, उन्हें कौन खाएगा। घास नहीं होगी तो जो जीव जंतु रहते हैं उन्हें वो क्या खाएंगे, भूमि नहीं होगी तो ये सब कहाँ होंगे फिर। तो ये पारितंत्र में आता है, किस में आता है भैया, पारितंत्र। तो इसीलिए लिख रहे हैं सर हम क्या, पारितंत्र के प्रमुख घटक। क्या लिख रहे हैं भैया, पारितंत्र के जैविक घटक का नाम। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया था। पारितंत्र के जैविक घटक, कौन से घटक सर, जैविक घटक। अब नंबर एक भैया, नंबर एक हमारे उत्पादक। उत्पादक मतलब जो उत्पादन करे भैया। हम मान लो हम क्या भैया, हमें बोला गया कि हम तो भैया गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक हैं या फिर सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादक है, तो हम क्या करते हैं भैया, उन चीजों को उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं भैया, उत्पन्न। तो भैया इसमें कौन आते हैं, सभी हरे पौधे। सभी हरे पौधे क्यों, क्योंकि भैया सभी हरे पौधे क्या कर रहे हैं, हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं भैया, उत्पादक होते हैं। उत्पादक होते हैं। तो ये हमने लिख लिया। नंबर दो भैया, अब नंबर दो में कौन आएगा भैया, उत्पादक तो हो गए सर, अब कोई ना कोई उपभोक्ता भी तो होगा। होगा भैया कोई, जब हमने भैया किसी चीज को बना दिया तो उसे खरीदने वाला कस्टमर भी तो होगा। उत्पादक तो मालिक थे सर, कौन थे भैया, मालिक थे। अब उपभोक्ता मतलब होगा सर आपका कौन, कौन आएगा भैया, आपका जो इन चीजों पर आश्रित होगा। किस पर, हरे पौधों पर। मान लो आप सोयाबीन, आप सोयाबीन मत बो, आप उत्पादक थे, आपने सोयाबीन नहीं बोया, मतलब हाँ सोयाबीन की आपने बोनी नहीं की, तो क्या होगा, उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा उसका। किस पर असर पड़ेगा सर, उपभोक्ताओं पर आपका सीधा असर पड़ेगा। सही बात है। तो उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा, तो भैया उपभोक्ता तो बहुत तरीके के हो सकते हैं। उपभोक्ता क्या हो सकते हैं सर, बहुत तरीके के हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं भैया प्राथमिक उपभोक्ता। इसीलिए क्या लिखते हैं भैया अपन, प्राथमिक उपभोक्ता। अब भैया मान लो किसी को तो अलग वेराइटी के सोयाबीन चाहिए, किसी को 95-60 चाहिए, किसी को 93-60 चाहिए, किसी को RBS-18 चाहिए, किसी को RBS-24 चाहिए। तो ये अलग अलग तरीके क्या भैया, उपभोक्ता है, कस्टमर्स है हमारे। कौन है भैया, हमारे कस्टमर्स है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या होगा सर, सभी शाकाहारी जंतु, मतलब जो बिल्कुल नाटक नहीं कर रहे हैं। सभी शाकाहारी बिल्कुल नाटक नहीं कर रहे हैं और मांस मच्छी नहीं खा रहे हैं सर, बिल्कुल भी। वो किस में आएंगे सर, आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। किस में आएंगे सर, प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। एग्जैक्टली सभी समझ में आ रहा है यहाँ तक का, बिल्कुल क्लियर हो रहा है यहाँ तक का। आपको बिल्कुल भी रटने का तो कोई कॉलम ही नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं। अच्छा आप घास को देखिए, घास में कोई मांस मछली, मांस खून वून कुछ भी नहीं होता घास में। तो उसको दो तरीके से खा सकते हैं भैया। देखो प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो सीधे घास को खाए, बात समझिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता जो सीधे घास को खाएगा। अब सीधे घास को कौन खा सकता है सर, सभी शाकाहारी जंतु ही खा सकते हैं जो शाकाहारी हैं। पर अब देखना द्वितीयक उपभोक्ता में क्या होगा, हरे पौधों पर आश्रित जीव जंतु। कौन होंगे, हरे पौधों पर आश्रित जीव जंतु। अब जिनको खाना है, जिनको कौन खाएगा, शेर कुछ भी खाएंगे, देखेंगे अपन आगे।
बिल्कुल वही मैं कहानी आपको समझाना चाह रहा था और वही की वही कहानी यहाँ पे लिख के आ गई है सीधी कि अब भैया ये खा रहे थे किनको, हरे पौधों को। अब इनको कौन खाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। तो शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले मांसाहारी। अब आपको तो पता है कोई मुर्गा खाता है तो वो क्या होता है सर, मांसाहारी होता है। फिर कोई कोई जैसे बकरी है, बकरे होते हैं ना, वो एक धर्म में होता है ऐसा जहां बकरे को मतलब बकरे की बलि दी जाती है, तो खाते कौन, तो भैया वो क्या कर रहे हैं, अब बकरी क्या खाती थी, घास खाती थी। क्या खाती थी भैया, घास खाती थी। अब घास खाने के बाद क्या होता है सर, वो उन्हें कौन खाएगा, वो जो मांसाहारी है वो खाएंगे। तो जो शाकाहारी है, सभी शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले, एक मिनट एक मिनट भैया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, द्वितीयक उपभोक्ता भूल गया था, आई एम सॉरी। द्वितीयक उपभोक्ता कि प्राथमिक उपभोक्ता सभी शाकाहारी जंतु और शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले कौन भैया, मांसाहारी। ठीक है भैया, मांसाहारी। अब नंबर 3, थोड़ा कलर बदल लें ताकि आपको थोड़ा अच्छा फील हो। तो हमने कलर को चेंज किया आपकी अनुमति से और हमने लिख दिया भैया नंबर 3, बहुत खूबसूरत तरीके से कोष्टक में बंद किया। बंद किया तो भैया क्या आया, तृतीयक उपभोक्ता। क्या है भैया, तृतीयक उपभोक्ता। अब भैया मान लो, अब हम एक इंसान का एग्जाम्पल ले लेते हैं और उससे पहले हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हरे पौधे क्या हुए, जिन पर शाकाहारी जंतु आश्रित थे। शाकाहारी जंतु पर कौन आश्रित था भैया, मांसाहारी जंतु। पर इनको भी तो खाने वाला कोई ना कोई होगा ना सर, इनको भी तो खाने वाला कोई ना कोई होगा। तो द्वितीयक उपभोक्ता को आपसे पूछ सकता है, उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक कौन है, हरे पौधे। कौन है भैया, हरे पौधे। याद रखना है आपको, द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले जंतु। मान लो भैया किसी ने तो शिकार कर लिया, किसने भैया, भेड़िए ने। और आप ले सकते हो किसका सर, और किसको ले सकते हो सर आप, जो भी है, तो उनको कौन खाएगा भैया, आपका शेर खाएगा। कौन खाएगा भैया, शेर, बाघ, शेर बाघ, बस ये कौन है भैया, आपके तृतीयक उपभोक्ता। पर मान लो भैया अब तृतीयक उपभोक्ता टपक गया जिंदगी में, बेचारे की जिंदगी में अंधियारा आ गया, किसमें, तृतीयक उपभोक्ता में। किसमें, तृतीयक उपभोक्ता में। तब उसको कौन खाएगा सर, उसका भी तो बताइए। तो उसका बताइए सर, तो हम बताने तो आए हैं, तो लिखिए भैया। अब शेर मर गया तो शेर को कौन खाएगा, इंसान नहीं, शेर तो पड़ा रहेगा, उसको खाएंगे कीट। कौन खाएंगे, कीट। कौन खाएगा भैया, कीट। तो हम कर देते भैया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। तो ये फर्स्ट सेकंड के थर्ड पार्ट थे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। अब भैया कौन आएंगे हमारे, थर्ड वाले भाई साहब, और उनका नाम है अपघटक। अपघटक में कौन आते हैं सर, कीट। कौन आते हैं भैया, कीट आते हैं। वे जीव जो मृत जीव को, मृत जीव के शरीर को, मृत जीव के शरीर को अनेक अवयवों में तोड़ देगा भैया। अब अनेक अवयव मतलब उसका खंड खंड कर देगा, मतलब भाग भाग बना देगा। मान लो भैया कोई मवेशी पड़ा हुआ है नाली में, तो आप देखेंगे कुछ दिन तक तो बदबू आएगी, लेकिन कुछ दिन बाद वो मवेशी वहां से समाप्त हो जाएगा, 15-20 दिन जो भी लगेंगे उसको। तो किसने खत्म किया सर,
हमारे मान लो कुछ कुत्ते खा गए, कागला खा गया, कौवा खा गया, तो उसके बाद किसने काम किया? हमारे अपघटक भाई साहब ने। किसने काम किया है? अपघटक ने। शेर हमेशा मरा हुआ जंतु अगर देख लेना, कभी भी मांस नहीं खाता वो हमेशा ताजा शिकार करता है शेर, याद रखना इस बात को। अनेक अवयव मतलब होता है टुकड़े। अनेक अवयवों में तोड़ देता है। वे जीव जो मृत जीव के शरीर को अनेक अवयवों में तोड़ देता है, वो कौन कहलाता है भैया? अपघटक कहलाता है। उदाहरण वही है आपके कवक, कीट, ये आएंगे आपके उदाहरण, ठीक है। तो अपघटक में उदाहरण कौन भैया? जीवाणु हो सकते हैं, कवक हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं, ये आपके उदाहरण आएंगे। नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी इतना। करवा देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लो जल्दी जल्दी भैया, मिटाऊंगा फिर उसको। टेस्ट रहेगा आपका संडे को, पर आपके पेपर जो है ना 6 तारीख से, चलिए कुछ करते हैं उनका। और आप 6 तारीख तक पेपर, 11 जब तक पेपर हो तब तक आप, पर हमें यार वार्षिक के एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, ध्यान देना ही पड़ेगा मुझे, 12th क्लास में बच जाता। ठीक है, नोट तो करो इतना, सोचते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम ड्रेस में आए हैं, और उससे क्या फर्क पड़ता है सर, ड्रेस में आओ किसी में आओ, पढ़ा तो दो बस। अब तुम्हारी क्लास ही नहीं लेते कभी कभी, दो दो दिन तक तो। कर लिया नोट? ठीक है भैया, मिटा दें। ओके। मेरा ये हाथ थोड़ा खिसक गया है इसके अंदर। चलो भाई, अगली हेडिंग है हमारी भैया खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर। क्या भैया? खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर। थोड़ा सा रुक जाइए भैया, मैं थोड़ा कुछ चीजें यहाँ ढूंढना चाहता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, पूरा का पूरा है। अरे कुछ नहीं है रे, परीक्षा बोर्ड की परीक्षा एनसीईआरटी से बनी है, कुछ अंतर नहीं है मेरे हिसाब से। एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। अगली हेडिंग है हमारी खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में क्या भैया अंतर? तो अंतर तो हो ही गया आपका। अब पारितंत्र में, पारितंत्र मतलब आपका इकोसिस्टम। पारितंत्र में खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ मतलब भैया मान लो हमने डीएपी लिया, यूरिया लिया, तो हम क्या करेंगे भैया? उस इकोसिस्टम में उसको डालेंगे, है ना। खाद्य पदार्थ, पारितंत्र में खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण,
पथ को खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? खाद्य जाल कहते हैं। नंबर दो, नंबर दो क्या नंबर एक ही भैया इधर की साइड। पारतंत्र में खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण पथ को खाद्य जाल कहते हैं। पारितंत्र में स्थानांतरण पथ है ना, यहाँ पर याद रखना हमें, पारितंत्र में खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण पथ है भैया, बस इतना सा अंतर आएगा वहां पे। तो पारितंत्र में खाद्य पदार्थ के कौन सा पथ आएगा? संयुक्त पथ। संयुक्त पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें ऊर्जा प्रवाह, अब आगे पढ़ेंगे भैया ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह का पथ सरल होता है, मतलब सिंपल होता है भैया। पढ़ेंगे मैंने ऊर्जा प्रवाह आगे आएगा। इसमें ऊर्जा प्रवाह का पथ अनियमित होता है, अनियमित होता है। नंबर तीन, अगर वैसे 2 नंबर में पूछेगा भी तो बड़ी बात उसके लिए नहीं है। तो भैया जब प्रवाह सरल है, मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपने सरल रेखा की गति पढ़ा होगा फिजिक्स में। सरल रेखा की गति क्या होती है सर? एक दिशा में होती है। मान लो उसमें अगर मुड़ाव आ गए तो क्या होगा भैया? असमान गति हो गई। क्या होगा भैया? असमान। तो ऐसा ही मामला है किसका? इसमें ऊर्जा प्रवाह एक दिशी है। पढ़ा होगा आपने बहुत बेहतर तरीके से, आपको सरल रेखा की गति पढ़ाया होगा। एक दिशी होती है और इसमें भैया क्या प्रवाह कई दिशाओं में होता है। ठीक, नोट करिए भैया इतना। इसमें से आएगा पेपर में, कभी कभी 5 नंबर का आता है, कभी कभी 2 नंबर का आता है, तो दिमाग काम नहीं करता कि कौन से नंबर क्या आएगा। तो नोट कर लिया होगा आपने।
अगली हेडिंग लिखिए भैया अपघटन। क्या भैया अगली हेडिंग अपघटन। तो अपघटन पढ़ते हैं भैया, पूछा तो गया है और आपने सुना ही होगा, बुक में भी दिया है। आपने सुना होगा कि किसानों का मित्र किसे कहते हैं? केचुआ को कहते हैं। वो क्या करता है भैया? मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। क्या करता है भैया? मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, मतलब मिट्टी को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है। क्या करता है भैया? मिट्टी को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है। तो भैया अब मुझे बताओ आप, उसने, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का खंडन करने के साथ साथ मिट्टी को भुरभुरा बनाने में मदद करते हुए बता दिया इस बात को। उसी प्रकार अपघटक तो हम लिख ही लेते हैं। हम जानते हैं कि किसानों का मित्र केचुआ है। यह मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। क्या करते हैं भैया? मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। भुरभुरा मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे हाथ में लोगे मिट्टी नीचे हाथ में चली आई, ठीक है, मतलब हाथ पर ठहरेगी नहीं, भुरभुरा हुआ है। अर्थात उसी प्रकार अपघटक मतलब आपके कीट है भैया। कौन है अपघटक? मतलब कीट है। उसी प्रकार अपघटक जटिल कार्बनिक सामग्री को, किसको? जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों अकार्बनिक तत्वों जैसे CO2, जल एवं पोषकों में तोड़ देता है, वे खंडित कर देता है। तो समझाऊंगा इस बात को, तोड़ देता है, ठीक है। अब इसे क्या बोलोगे सर? इसे बोलोगे आप अपघटन। क्या कहेंगे भैया? इसको अपघटन कहेंगे। पहले आप नोट करिए, हम समझाएंगे कि आपको पर्याप्त समय मिल रहा है नोट करने का। क्या जमाने को दिखा दे जोर बाजू होता है, पेपर अगर हो सब खुदा की होता है। लहरा दो लहरा दो सरकसी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी। चलो भैया वो ठीक है। चलिए भैया, बस
हमने देखा, हम जानते हैं कि केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? केचुए किसानों का मित्र कहते हैं। क्यों? वो क्या करते हैं भैया? मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? मिट्टी को भुरभुरा। अब भैया ऐसा किसका होता है? जो अपघटक होते हैं। अपघटक मतलब कीट भक्षी या कीटों का, सॉरी कीट भक्षी नहीं, कीट या फिर बैक्टीरिया जो भी है। अब वो क्या करेंगे सर? वो ये करेंगे कि कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2 और किसमें, जल एवं पोषकों में तोड़ देते हैं या खंडित कर देते हैं। इसे बोलेंगे क्या भैया? हम अपघटन। क्या बोलेंगे हम? अपघटन। अब भैया उसने पूछा था हमसे एक क्वेश्चन इसमें, क्या अपघटन की प्रक्रिया एवं उसके उत्पादों की व्याख्या कीजिए। जो कि आपके, अगर आप परीक्षा देखेंगे थोड़ा सा उसमें कहीं डीपली दिया हुआ थोड़ा बहुत, पर हम एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हैं तो हमें इस बात का याद रखना चाहिए कि पादपों के मृत, मान लो भैया कोई पत्ती टूट गई, मृत अवशेष। क्या भैया? पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, पत्तियां, छाल, फूल, फूल तथा प्राणियों के मृत अवशेष। बिल्कुल सही बात है, मृत अवशेष कच्चे पदार्थों के रूप में काम करते हैं। किसके लिए? अपघटन के लिए। क्या काम करते हैं? कच्चे पदार्थों के रूप में काम करते हैं। हाँ, उसे बोलेंगे डेंड्राइट, उसके बाद इंपॉर्टेंट नहीं है। भैया इसके महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं? तो अपघटन के महत्वपूर्ण चरण, नंबर 1 है भैया खंडन। पर ये बात ऐसा कह रहा कि मैं ना चलूंगा भैया, बस माकर ये कह रहा है कि हम नहीं चलेंगे पर हम चला के रहेंगे सर आपको। नंबर 1 कौन है भैया? खंडन। अब भैया खंडन में आया मान लो केचुआ। कौन भैया? केचुआ। केचुआ क्या है सर? अपरदहारी है। क्या भैया? अपरदहारी। केचुआ। अपरद मतलब भैया आपके अपरद कौन थे? पत्तियां आ गई, छाल आ गई, फूल आ गई और प्राणियों के मृत अवशेष आए। ये क्या भैया आपके डेट्राइट से या अपरद है। तो केचुआ क्या करेगा भैया? अभी तो बहुत मिल गए तो कठोर सा बना लिया हमने, तो ये अपरद को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं या खंडित कर देते हैं। इसे क्या बोलोगे सर? इसे बोलेंगे खंडन। नंबर 2 इसी में लिखिए सर, निक्षालन। नंबर 2 लिखिए भैया, निक्षालन। इसके अंतर्गत
जल विलेय अकार्बनिक, कौन भैया? जल विलेय अकार्बनिक। अकार्बनिक मतलब जिनमें कार्बन नहीं हो। CO2 में तो कार्बन आया, पर CO2 क्या भैया? गैस है, याद भी रखिए इस बात को। पोषक भूमि अकार्बनिक पोषक भूमि में स्थानांतरित कर देंगे। पोषक भूमि में क्या करते हैं भैया? स्थानांतरित कर देते हैं। बस ये दीक्षालन में। नंबर कौन सी भैया आपकी? अब नेक्स्ट ह्यूमस। तो हमें एक बात याद रखनी होगी कि ह्यूमिफिकेशन, एक मिनट भैया, दो विधि थी हमारे पास। एक इसे बोलते हैं क्या भैया? ह्यूमिफिकेशन। मुझे याद ध्यान मतलब वो आ नहीं रहा मुंह पे। ह्यूमिफिकेशन यह प्रक्रिया मृदा में संपन्न होती है। ये पेपर में पूछा गया भैया, इसलिए मैं भी कर रहा हूं इसमें लिखने में। मृदा में संपन्न होती है। क्यों संपन्न होती है सर? मृदा में संपन्न होती है। इसमें गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है। मतलब गहरे क्रिस्टल किसमें बनते हैं सर? आपके ह्यूमिफिकेशन में। किसमें बनते हैं सर? आपके ह्यूमिफिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ह्यूमिफिकेशन बाद हो गया मिनरलाइजेशन। मिनी मतलब होता है खनिजीकरण। खनिजीकरण इसमें अकार्बनिक पोषक उत्पन्न होते हैं। बस अकार्बनिक पोषक क्या होते हैं भैया? उत्पन्न होते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। कितना बच्चा है वो? बड़े बड़े आंसर क्वेश्चंस आएंगे भैया इसमें। कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो आज इतना पढ़िए और बेहतर तरीके से पढ़िए। कोई बात नहीं है, बढ़िया तरीके से रहा तो अच्छा रहा। हेलो रवि स्टार्स, क्या हालचाल? तो बढ़िया होंगे और बढ़िया रहेंगे। और इतना सारा रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। जो कुछ टाइम लगेगा उसके 5 या 7 मिनट लगेंगे। ठीक है, ऑल वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू सो मच।